गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परमाणु मॉडल के बारे में ही स्टडी करेंगे, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको कुछ बता चुकी हूँ। फिर भी एक बार वापस से रिवाइज के तौर पर हम देखते हैं कि परमाणु मॉडल क्या होते हैं। परमाणु मॉडल के अंतर्गत परमाणु के बारे में जानकारी बताई गई है, जिसमें सबसे पहला जो वैज्ञानिक था जिसने परमाणु मॉडल बनाया था वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि थॉमसन ने परमाणु के बारे में, यानी उसके अंदर उपस्थित धनावेश और ऋणावेश, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में यह बताया कि जिस तरह से तरबूज का कटा हुआ जो भाग है, उस कटे हुए भाग के अंदर लाल भाग जो है वो धनावेशित भाग है, और उसमें जो बीज लगे हुए, बीज धसे हुए, वो ऋणावेशित भाग कहलाते हैं। और उन ऋणावेशित भाग को इसने उसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया। तो थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बारे में जो जानकारी दी है वो 2-3 प्रयोगों के आधार पर दे दी। एक मैंने आपको बता दिया तरबूज वाला, दूसरा उसने क्रिसमस के केक की तरह, जिस तरह से क्रिसमस का केक होता है और उस केक के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स की उपमा उसने इलेक्ट्रॉन के रूप में दी है, और बाकी का जो भाग है वो धनावेशित भाग प्रोटॉन के रूप में बताया है। तीसरा उसने जो बताया प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से। प्लम पुडिंग मतलब एक तरह की मिठाई होती है, और यह मिठाई जैसे छोटे छोटे बूंदी के जो लड्डू होते हैं, उन लड्डू को उसने धनावेशित भाग माना है, और जो उसमें इलायची के दाने हैं वो ऋणावेशित भाग को दर्शाते हैं। उसने उसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक, अब दूसरा जो वैज्ञानिक आया है, क्यों आया, उसने परमाणु का मॉडल क्यों बनाया, इसके लिए भी कुछ तथ्य सामने आए। उसमें यह बताया गया है कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, उसने जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानकारी दी है, वो जानकारी अन्य परमाणु पर संभव नहीं हो सकी। अतः दूसरा जो वैज्ञानिक आया है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के बारे में भी मैं जानकारी आपको दे चुकी हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स के माध्यम से पुनः समझाना चाहती हूँ कि रदरफोर्ड नामक जो वैज्ञानिक था, इसने पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बहुत अधिक तर्क वितर्क किए हैं, बहुत अधिक परिणाम और प्रयोग किए हैं। प्रयोग करने से जो परिणाम निकले, प्रेक्षण जो उसको प्राप्त हुए, उस पर उसने तर्क करके और परिणाम निकाले। जैसे सिंपल के से रूप में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसने जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जानकारी दी है, तो उसने क्या किया कि सोने की बहुत ही पतली पन्नी ली, और वो पन्नी 1000 परमाणु के बराबर थी। उसका मूल उद्देश्य जो था वो यह था कि यह जो पतली पन्नी है सोने की, बिल्कुल उस पतली पन्नी पर अगर मैं शक्तिशाली कणों का बौछार करता हूँ, शक्तिशाली कण का मतलब होता है अल्फा कण, जो कि धनावेशित कण होते हैं। इन शक्तिशाली कणों को अगर मैं इसके ऊपर गिराऊंगा तो सोने के परमाणुओं के बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि उसके अंदर कहाँ धनावेशित भाग है, कितना भाग है, और बाकी ऋणावेशित हिस्सा कितना है। तो इस आधार पर उसने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग का जो परिणाम निकला वो यह था कि जो शक्तिशाली अल्फा कण थे, उसमें से कुछ कण ही ऐसे थे जो अपनी जगह से या अपने कोण से विक्षेपित हुए, कुछ ऐसे ही निकल गए, और 10 से 12,000 कण उसने गिराए थे। उसमें से सिर्फ एक कण ही ऐसा था जो पुनः लौट कर आया और 180 डिग्री पर घूम गया। इससे इस अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा उसने यह साबित किया या यह तर्क दिया कि किसी भी परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली है। दूसरा तर्क उसने दिया कि जो अधिकांश हिस्सा खाली हुआ है, उसके कारण अल्फा कण सीधे ही निकल गए। कुछ भाग ठोस हैं जिसको उसने
उसने धनावेशित माना, जिसके कारण से कुछ कण अपने जगह से या अपने कोण से विक्षेपित हुए हैं और केवल एक कोण ऐसा था जिसने एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर घूमा। उसकी भेदन क्षमता अच्छी होने के कारण ही वह सोने के परमाणु के बारे में कुछ हद तक जानकारी दे पाया। उससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी परमाणु के अंदर उसका अंदर वाला जो भाग है उसमें धनावेशित भाग निहित रहता है और उस परमाणु का सारा द्रव्यमान भी उसमें उपस्थित होता है। अब परमाणु का द्रव्यमान और परमाणु का धनावेशित भाग का जो आयतन है वो अपने मूल परमाणु से 10 की घात 5 गुना छोटा होता है। अगर उन दोनों की त्रिज्या का आकलन किया जाए तो परमाणु की त्रिज्या से नाभिक की त्रिज्या, नाभिक यानी जहाँ धनावेशित भाग है वो बहुत ही, नाभिक जो है वो बहुत ही छोटा होता है और उसकी तुलना की गई तो 10 की घात 5 गुना छोटा बताया गया है। फिर उसने इस प्रयोग के आधार पर जो परिणाम निकाले थे उसके बारे में भी तर्क वितर्क किया और ये बताया कि परमाणु के अंदर एक ऐसा ठोस भाग जो बहुत ही सूक्ष्म है, कम मात्रा में उपस्थित है, यानी उसका आयतन कम है, वह धनावेशित भाग कहलाता है और उसे ही हम नाभिक कहते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है। दूसरा उसने बताया कि इस धनावेशित भाग के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनके चक्कर लगाने के कारण उसमें से कुछ ऊर्जा भी निकलती है और उस ऊर्जा निकलने के कारण हमें कुछ स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, यानी कुछ चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन उसके बारे में वो कोई अच्छी जानकारी नहीं दे पाया। तो उसके कुछ दोष बन गए कि किस कारण से मॉडल सफल नहीं हुआ। इस दोष का मुख्य कारण जो है था कि वो यह साबित नहीं कर सका कि जब किसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाने के पश्चात उसमें से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा या वो घर्षण या वो ऊर्जा का उत्सर्जन क्या करेंगे, पूरे नाभिक के स्थायित्व को खत्म कर देंगे। और अगर नाभिक का स्थायित्व खत्म हो गया तो हमारा परमाणु सदैव के लिए ही नष्ट हो जाएगा, जबकि ये कहा जाता है कि परमाणु स्थायी होता है। इसीलिए ये मॉडल भी सफल नहीं हो सका। अब तीसरा जो वैज्ञानिक था निल्स बोर। निल्स बोर के बारे में ये बताया जाता है कि रदरफोर्ड के मॉडल को ही इसने आगे की ओर बढ़ाया। रदरफोर्ड के मॉडल को आगे कैसे बताएं कि उस रदरफोर्ड ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बारे में सही जानकारी दे दी थी, लेकिन सिर्फ वो यह नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉनों को हम किन कक्षाओं में या किन कक्ष में भर सकते हैं। अगर उन कक्षाओं की कैपेसिटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को भरा जाए तो नाभिक का स्थायित्व बना रह सकता है। इस चीज को निल्स बोर ने आगे बढ़ाया। उसने जो पहला पॉइंट दिया था तो यह दिया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी क्रमानुसार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अपनी कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा उन्हें विविध कक्षाएं कहते हैं, विविध कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरा पॉइंट उसने दिया, इन विविध कक्षाओं को अगर क्रमानुसार भर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो उत्सर्जन होता है ऊर्जा का, उससे नाभिक का स्थायित्व बना रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा से परमाणु का स्थायित्व। क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था कि अगर धनावेशित भाग या नाभिक के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो लगाते लगाते एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो नाभिक में गिर जाएंगे, अर्थात नाभिक का स्थायित्व ही खत्म कर देंगे। तो इसी बात को निल्स बोर ने बताया कि अगर हम इलेक्ट्रॉनों को विविध कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं उन्हें क्रमानुसार नंबर दे
दिया जाए तो वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे उससे उनसे जो ऊर्जा निकलेंगी उस पर नाभिक पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा और हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे वो हमें स्पष्ट रूप से भी दिखाई देंगे। आइए देखिए नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉनों को जमाने के लिए क्या मॉडल दिया। उसने उसे कक्षाओं का नाम दिया। ये नाम दे दिया उसने नाभिक, ठीक है। और नाभिक के अंदर हमेशा कौन सा भाग होता है? धनावेशित भाग, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, ठीक। अब उसने बताया कि अगर इन्हें क्रम से जमा किया जाए तो पहली जो कक्षा दी उसका नाम उसने के रख दिया, दूसरी जो कक्षा दी उसका नाम उसने एल रख दिया, तीसरी जो कक्षा दी उसने उसका नाम एम रख दिया, चौथी जो कक्षा दी उसका नाम उसने एन कर दिया। ये नाभिक है, यहाँ प्रोटॉन है और एक अपरमाणविक कण न्यूट्रॉन भी होता है जिस पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन द्रव्यमान में ये हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है। इस तरह से उसने इस मॉडल को क्या करा बताया, तो हम इसे बोहर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। बोहर का परमाणविक मॉडल। अब उसने के एल एम एन जो कक्षाएं दी उसी का नाम उसने एन बराबर कर दिया। एन बराबर 1 होने पर के, एन बराबर 2 होने पर एन, एन बराबर 3 होने पर एम और एन बराबर 4 होने पर एन। ये चीज उसने दर्शाई कि अगर इलेक्ट्रॉनों को क्रमानुसार भरा जाएगा तो कभी भी ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वह नाभिक को नष्ट नहीं कर पाएगा। ये चीज उसने बताई। इसके अलावा उसने जो इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो क्रम बताया था उसके लिए उसने यह बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित है वो नाभिक के चारों ओर उनकी स्थिति जो बनी रहेगी वो किस प्रकार बनी रहेगी, उसके लिए उसने कुछ पॉइंट्स या कुछ अवधारणाएं बताई हैं। वो मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि बोर और बरी के मॉडल ने जो अवधारणाएं बताई है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम, इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम, इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम जो है, इससे पहले मैं बता देती हूँ आपको, पुनः याद दिला देती हूँ। प्रोटॉन धनावेशित भाग है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित भाग है और तीसरा कण जो आ रहा है न्यूट्रॉन जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। और ये तीनों अपरमाणु कण के नाम से जाने जाते हैं। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की और न्यूट्रॉन की खोज करी है जेम्स चैडविक ने। कुछ किताबों के अंदर जे चैडविक भी लिखा होता है, उसका पूरा नाम यही है जेम्स चैडविक। तो एक प्रश्न बनता है कि किसी भी परमाणु के अंदर 3 अपरमाणु कण कौन से पाए जाते हैं या उनके नाम बताइए। तो 3 अपरमाणविक कण के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन की खोज जो की है ई गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज करी है जेम्स चैडविक ने। वापस बताना चाहूंगी, प्रोटॉन धनावेशित भाग है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित भाग है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसे हम निरावेशित कहते हैं। लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के बराबर है, इसीलिए इसे हम नाभिक के अंदर रखते हैं। तो नाभिक के अंदर 2 अपरमाणविक कण पाए जाते हैं, एक तो प्रोटॉन यानी धनावेशित भाग कि किसी भी परमाणु का धनावेशित भाग जो है वो कहाँ पाया जाता है, नाभिक में, और वहीं पर ही प्रोटॉन के साथ ही न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है
और न्यूट्रॉन निरावेशित, किसी तरह का कोई आवेश इस पर नहीं पाया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम जो है, हम वो क्रम बोर और बरी की स्कीम के अनुसार, अवधारणाएं जो दी है वो देखेंगे। तो इसकी मुख्य अवधारणाएं, पहली जो अवधारणा इसने दी थी एक फॉर्मूले के रूप में कि इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो क्रम है वो 2n² के हिसाब से भरा जाए। तो यहाँ n बराबर कक्ष संख्या है, ओके। इसको हम n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 या फिर k, n, n, n इस तरह से नाम भी दे सकते हैं, कक्ष संख्या है। तो 2n² के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मैंने इसके बारे में डेप्थ जानकारी आपको पहले वाले वीडियो में दे दी। एक लास्ट वाले का मैं बताना चाहूंगी कि n बराबर 4 है तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 × 4 × 4 कितना आ गया 32। इस तरह से उसने इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम बताया। पहली अवधारणा या पहला पॉइंट जो हुआ है इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम बोर और बरी के नियम के अनुसार 2n² के हिसाब से। दूसरा उसने बताया कि किसी भी परमाणु के अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तभी भरे जाते हैं कि जब तक उसका अगला कोश भरा नहीं जाए। अगला मतलब जो पहले वाला कोश है वो पूरा नहीं भरा जाएगा, तब तक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएंगे। जब पहला कोश या पहली कक्षा या विभक्त कक्षा पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भर जाएगी, उसके बाद में ही इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लास में जाएगा। यह है एक तो पॉइंट। और इसी के साथ में उसने ये बताया कि किसी भी परमाणु का स्थायित्व तभी रह सकता है जब उसके बाह्यतम कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो अपनी अष्टक अवस्था को प्राप्त करता है। अष्टक अवस्था को प्राप्त करता है और यह अष्टक अवस्था किसी भी परमाणु की स्थायित्वता को दर्शाता है। परमाणु क्या हो जाता है इसमें? परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। यह इसने मुख्य रूप से यह बात बताई। 2n² के हिसाब से तो हम पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। लेकिन बोर और बरी ने ये बताया कि अगर हम परमाणु के स्थायित्व को चाहते हैं तो उसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में जितने भी कोश आते हैं K, L, K के बाद L, M, N, O जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे या उनका जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे, तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हम रख पाएंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होंगे या बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वह कोश अष्टक स्थायित्व को प्राप्त करता है और यह प्रदर्शित करता है कि इससे परमाणु का स्थायित्व जो है वो सदैव बना रहेगा, परमाणु कभी भी नष्ट नहीं होगा। इससे प्राप्त होने वाले जो स्पेक्ट्रम है वो हमें स्पष्ट प्राप्त होंगे। ये चीज बोर और बरी के स्कीम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो क्रम था उसने बता दिया। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है पहले कोश में 2 भरे जाएंगे, बाकी के कोश में जो इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम जो होगा वो 8 ही होगा। अगर दूसरा कोश 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर जाता है और शेष इलेक्ट्रॉन हमें और भरने होते हैं तो उसे हम अगली कक्षा में पहुंचाते हैं। तो 2n² के सूत्र के अनुसार से तो 2 और 8, फिर तीसरे कोश में 18 आ सकते हैं, चौथे कोश में 32 आ सकते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी अवृक्त कक्षा में वर्तुलाकार गति करते हैं तो उस समय गति करते करते ये ऊर्जा जो छोड़ेंगे वो ऊर्जा इसके नाभिक को नष्ट कर देगी। इसीलिए परमाणु के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए हमें
बाह्यतम कोश में सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही भरने पड़ेंगे और तभी ही परमाणु का स्थायित्व बना रहेगा। ये तीनों मॉडल जो थे उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगी। और बच्चों, मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि जो मैं वीडियो के थ्रू आपको बता रही हूँ आप उसे नोट्स बनाएं, किताब के अंदर वापस देखें और होमवर्क के रूप में या नोट्स के रूप में उसे जरूर करें। जैसे आज जो प्रश्न बन रहा था, पहला प्रश्न जो मॉडल मैंने बताए थे कि परमाणु के बारे में, कि परमाणु क्या है, परमाणु के अंदर कौन से अपरमाणु कण पाए जाते हैं, उनके ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है, परमाणु के स्थायित्व के बारे में जो जानकारी मिली थी वो जानकारी किसने किस तरह से दी, थॉमसन मॉडल ने क्या बताया, कौन सा प्रयोग किया, उसके मुख्य परिणाम क्या थे, उसमें दोष क्या हुआ जिसके कारण नए वैज्ञानिक ने परमाणु की खोज की। तो नया वैज्ञानिक आया था फिर थॉमसन के बाद में हमारा रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पन्नी को ही क्यों चुना, क्योंकि वो परमाणु 1000 परमाणु के कण के बराबर थी, इसलिए उसने उस पन्नी को चुना। उसके बाद में उसने अल्फा कणों का बौछार जो किया था, यानी वो बहुत ही शक्तिशाली एटम थे, फिर भी वो उस तह तक क्यों नहीं पहुंच पाया, तो उसने उसके लिए क्या परिणाम निकाले, क्या तर्क दिए। फिर उसने नाभिक के बारे में क्या जानकारी दी कि कोई भी परमाणु जो है उसका द्रव्यमान और धनावेशित भाग हमेशा उस परमाणु के सेंट्रल में विद्यमान होता है, उसे हम नाभिक कहते हैं। उसके बाद में जो प्रश्न बनता है कि उसकी मुख्य कमियां क्या थी या मुख्य दोष क्या थे, तो मुख्य दोष ये थे उसके कि जब कोई परमाणु का धनावेशित भाग है या प्रोटॉन उसमें निहित है तो उसके नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो लगाते लगाते उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ऊर्जा का अधिकतम उत्सर्जन होगा और वह उत्सर्जन क्या करेगा, नाभिक के स्थायित्व को नष्ट कर देगा। इस कारण से वह अन्य परमाणु के बारे में या इलेक्ट्रॉनों के स्थायित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया, तो वह मॉडल भी फेल हो गया। उसी की थॉट पर या उसी के सिद्धांतों को नील्स बोर ने आगे बढ़ाया, क्योंकि वह जान चुका था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संपूर्ण जानकारी थॉमसन और रदरफोर्ड ने कर लिए, मुझे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम ही बताना है और भरने के क्रम के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन सही कक्षाओं में स्थायी हो जाते हैं और उनके स्थायी होने के बाद में अगर नाभिक का स्थायित्व बना रहता है तो क्रमानुसार भरने का क्रम उसने बना दिया। क्रमानुसार भरने का क्रम उसने बता दिया कि एक फॉर्मूला दिया 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर के हिसाब से उसने ये आंकड़े बताए कि पहला अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के बाहर तो वो अन्य कक्षाएं भी उसमें उपस्थित होगी। जरूरी नहीं कि एक ही कक्षा में घूम रहे हैं, अन्य कक्षाओं में तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से भर दें कि उस परमाणु का स्थायित्व बना रहे हैं और ऊर्जा के द्वारा जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होंगे, कुछ रेखाएं हमें मिलेगी, उन रेखाओं के बारे में भी हम आगे खोज कर पाएंगे। अगर रेखाएं स्पष्ट नहीं होगी तो उनके अंदर क्या चीज है, उनमें जो वर्ण है, हो सकता है रंगीन रेखाएं, उनके बारे में हमें स्पष्टीकरण नहीं मिल पाएगा। तो उसने यह बता दिया कि भरने के लिए तो पहले क्वेश्चन में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में हम 32 भर सकते हैं, लेकिन पहले कोश के बाद में अगर उसके आउटर शेल में किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन ही रखे जाए तो वह उस परमाणु के स्थायित्व को अधिक प्रदर्शित करेगा। अन्यथा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो उत्सर्जित ऊर्जा है वह इनके नाभिक के या परमाणु के स्थायित्व को ही नष्ट कर दे। थैंक यू बच्चों, आपने ध्यानपूर्वक सुना।